हेलो भैया बहनों, आज फिजिक्स में आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है एक समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। आपको मैंने लास्ट वीडियो में पहले मैंने बताया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में गति। एक सरल रेखा में गति का मतलब ये होता है कि कोई पिंड जब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स एक्सिस होती है, वो केवल एक दिशा में उसकी गति होती है। उसकी हम किसी और दिशा में गति का अध्ययन नहीं करते, केवल और केवल उसकी एक दिशा की हम बात करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं एक विमीय गति या सरल रेखा में गति। अब अगर हम किसी भी पिंड की गति का अध्ययन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का ही स्टडी करें, तो उस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं एक समतल में गति या मोशन इन अ प्लेन। जैसे सपोज मैंने मेरे पास मान लीजिए बॉल है, मैंने बॉल को कहीं से थ्रो किया। अगर मैंने मान लीजिए किसी बॉल को अपने छत के विंडो से, अपने घर के विंडो से या अपने छत के टॉप से मैंने उसको फेंका, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में वेरिएशन हो रहा है, दोनों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मैं एक्स में भी उसकी पोजीशन को देख रहा हूँ चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसके दो डायमेंशनल चीज़ें बदल रही हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन अ प्लेन या समतल में गति। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं द्विविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब ये होता है कि अगर उसकी हम दो विमाओं को चेंज कर रहे हैं, जैसे एक्स वाई, अगर तीन विमाओं को देखते हैं एक्स वाई जेड, तो उसको हम लोग त्रिविमीय या थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो ये छोटी सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें एक चीज और कि ये द्विविमीय गति में कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, तो एक उसमें आता है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है कि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है। तो इसका हम अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं तो दोनों चेंज होता रहता है, चाहे इधर देखें चाहे इधर देखिए, चेंजेस होते रहते हैं इसमें। तो ऐसी गति को भी हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं या प्लेन मोशन कहते हैं, और प्रक्षेप्य गति को भी। तो अब आपका 1 बाय 1 स्टडी होगा प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में क्या होता है इसको समझिए। देखिए, वेक्टर में मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया है कि कोई भी वेक्टर कंपोनेंट है, अगर ऐसा है, अगर एग्जांपल के लिए कोई वेक्टर ए है, तो इसको हम लोग दो घटक में विभाजित कर सकते हैं, ए एक्स और ए वाई, है ना। थीटा एंगल पे अगर ये हॉरिजॉन्टल से है तो ए एक्स और ए वाई, ए एक्स की वैल्यू आती है ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू आती है ए साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट का उपयोग हम आगे कई जगहों पे करेंगे। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति जो हमारा टॉपिक आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ समझिए इसको कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। देखिए, प्रक्षेप्य गति का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी पिंड को एक ऐसा कोण बना के हम फेंकें जो वर्टिकल से थोड़ा अलग हो। जैसे देखिए, अगर हमारे पास एक एक्सिस एक्स है, दूसरा वाई है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। अगर हमारे पास कोई पिंड है, हमने उसको यहां से फेंकना शुरू किया, फेंका हमने किस डायरेक्शन में, वर्टिकल से अलग, ऊर्ध्व दिशा से भिन्न, थीटा कोण बनाते हुए। मान लीजिए पहले 90 डिग्री था, वो थीटा कोण हो गया, मतलब ये ऐसा गया, ये ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए। तो इसमें होगा क्या, ये जब ऊर्ध्व से भिन्न होगा तो ये जाएगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में वेरिएशन होगा, जाते 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 ये क्या करेगा, पिंड एक पोजीशन पे आएगा जहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये वापस जाके ग्राउंड पे चला जाता है। जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं ना, बॉल को हम लोग अगर ऐसे भी फेंकते हैं तो वो ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद वो फिर गिर जाता है नीचे ना, ऐसे मोशन। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऊर्ध्व से भिन्न दिशा में फेंक रहे हैं, हम ऊपर नहीं फेंक रहे हैं। बॉल को अगर हम ऐसे फेंक दे तो ऐसे चलाता, लेकिन हमने इसको क्या किया, वर्टिकल से कुछ कोण बनाते हुए फेंका, ऐसे फेंका। तो इससे क्या हो रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे गति करते हुए चला जाएगा। ऐसे मोशन को ही हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है। ऐसे मोशन को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब इसके कुछ बेसिक टर्म है, पहले वो समझ लीजिए। जो भी
टर्म आएगा जिसका हम लोग आगे उपयोग करते जाएंगे। देखिए ऐसे, ये ऐसा कुछ बनता है। ये मान लीजिए अगर आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट दे रहे हैं तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्व, ये थीटा हो गया, ये ऑब्जेक्ट मूल बिंदु हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। जिस पार्टिकल को, जो भी चीज आप फेंक रहे हो उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे पहुंच गया तो उसका एक्स डायरेक्शन ये हो गया, वाई कंपोनेंट यहां पे आया, इसको हम लोग एक्स वाई। थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंचा, एक्स कंपोनेंट यहां पे, वाई कंपोनेंट यहां पे, एक्स वन वाई वन। यहां पहुंच रहा है तो वो मैक्सिमम मान लीजिए पहुंच रहा है, तो यहां पे भी एक्स और वाई है ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे वो पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गया। तो जिस पिंड को आप फेंक रहे हो उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप। जिस कोण से फेंक रहे हो, जिस एंगल से फेंक रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल साथ जो एंगल बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेपण कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य को वेग। प्रक्षेप्य वेग मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब पिंड क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से पहुंच के यहां पे पहुंचा, यहां पे उसको एक मैक्सिमम हाइट मिल रही है, फिर यहां के बाद उसकी वेलोसिटी घटते 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 यहां पे आके जीरो हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई। फिर पिंड यहां से शुरू हुआ, पूरा घूमते घूमते वो यहां पहुंच गया, तो क्षैतिज द्वारा तय की गई दूरी इतनी होगी। यहां से लेकर यहां तक जो क्षैतिज दूरी है हम मान लेते हैं उसको कैपिटल आर, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्षैतिज डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज परास, क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर इसमें एक चीज और कि ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, उसकी फ्लाइट यहां से स्टार्ट हुई, वो शुरू किया कितना उड़ना, यहां से शुरू किया, यहां से वो घूमते 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 यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कुछ टाइम लिया होगा, उसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल, इंग्लिश में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रक्षेप गति के जो नॉमेनक्लेचर है। ये जो पथ बना रहा है, ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैजेक्टरी, हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य पथ। जो रास्ता बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य पथ, इंग्लिश में कहते हैं ट्रैजेक्टरी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको प्रक्षेप गति में इन वैल्यूज को आपको निकालना है, सॉल्व करना है, देखना है किसकी वैल्यू कितनी आती है। तो अब वन बाय वन हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक चीज तो आपको और मैं छोटा सा बता दूं, उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। हमने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, अगर ये ए है ये बी है, तो हम दोनों वेक्टर्स का जो सम पढ़ते हैं, दोनों वेक्टर को अगर हमको एक वेक्टर के रूप में दिखाना है तो क्या करना पड़ता है, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ये मैंने बताया था। तो उसका हो सकता है यहाँ पे इस्तेमाल पड़ जाए आपको। देखिए, जैसे आपने किसी पिंड को, मान लीजिए आपने किसी पिंड को यहां से कहीं छत पे आप बैठे हुए, यहां से आपने एक बॉल को फेंकना शुरू किया, तो ये क्या है, ये क्षैतिज पोर्शन है। ठीक है, अब जी किस पे काम कर रहा है, पिंड पे नीचे की ओर काम कर रहा है, जो हम लोग कहते हैं ना उसको त्वरण, ऑब्जेक्ट का एक त्वरण होता है, वो नीचे की ओर काम कर रहा है। अगर हम इस एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट निकालते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
तो इसका मतलब इस कंपोनेंट का इस डायरेक्शन में जो, या इस एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा u cos 90 डिग्री, और u cos 90 वैल्यू जीरो होती है, तो ये वैल्यू आएगी जीरो। मतलब एक्सेलरेशन का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस g का इस u पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो जी के कारण उसकी वेलोसिटी घटते 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 घटते, लेकिन जो क्षैतिज कंपोनेंट है, जैसे आपने ये देखा, अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो एक ही कंपोनेंट ये कौन सा मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट पे पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसी को आप और स्टडी डिटेल करना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें मालूम है v इक्वल टू यू प्लस 80 फार्मूला हम जानते हैं। अगर शुरुआत में t बराबर 0 है तो हमें मालूम है कि अगर ये कंपोनेंट हमने v लिया है, u लिया है, और ये आपने g लिया है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा t बराबर 0 टाइम पे क्या आएगा, v इक्वल टू 0, मतलब कि जो कंपोनेंट था वो पूरा का पूरा उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब हमने ये जाना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ले लीजिए तो ये यूएच पूरा का पूरा वही रहेगा। अब t बराबर 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, t बराबर 1 सेकेंड में ये वैल्यू जो है v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, आप इसको जीरो करिए पहले, t बराबर 1 सेकेंड में आ जाएगा ये g, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अगर हम स्टडी कर रहे हैं g के अंदर में तो इनिशियल वेलोसिटी का जीरो है, तो t बराबर 1 सेकेंड में v इक्वल टू g हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो g हो गई जो पहले केस में था। बाद में आप जब t बराबर 2 सेकेंड लेंगे, सॉरी t बराबर 0 सेकेंड पे ये यहाँ रहेगा, t बराबर 1 सेकेंड पे ये यहाँ आ गया। अब जब t बराबर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2g, तो ये जो वैल्यू आएगी ये थोड़ी सी बड़ी लंबी हो जाएगी, ये आ जाएगा 2g, और ये कंपोनेंट जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसा आएगा कुछ, है ना। अब फिर देखिए जब आप यहाँ पे आए तो फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका सेम टू सेम रहा। अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू और बड़ी हो गई, ये मान लीजिए ये 3g हो गया। अब इनका रिजल्टेंट जो आएगा कुछ ऐसा आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल से कुछ डिफरेंट एंगल पे अगर भेजा जाता है तो उसका जो पथ होता है, जो उसका ट्रैजेक्टरी बनता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये मतलब कुल मिला के ये कुछ ऐसा चला जाता है, ठीक है। और इसी मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हुआ। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक मैकेनिज्म है कि कैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। अब आपको यहाँ पे देखिए एक फिगर में बना रहा हूं, इससे आपका जो मेन स्टडी है वो स्टार्ट होगी। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे एक थीटा एंगल है, ये कंपोनेंट हो गया आपका यूएक्स, और इसको आप वाई डायरेक्शन ले लीजिए, इसको आप एक्स डायरेक्शन ले लीजिए। ये हो गया यूएक्स, ये चूंकि यूएक्स से प्रोजेक्टाइल अगर हुआ था तो इसका एक जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो यू वाई होगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको दो डिस्टेंसेस ले लीजिए एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हम पहले इसमें देखेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का पथ। देखिए जो एक्स कंपोनेंट होता है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से आपने क्या किया, किसी ओ पॉइंट, यहां से ये प्रोजेक्ट प्रक्षेपण बिंदु है, पॉइंट का प्रोजेक्शन, यहां से ऑब्जेक्ट को क्या किया आपने, वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया। तो ये एक डिस्टेंस ये वर्टिकल पे तय कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल पे तय कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल पे जो तय की गई डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं एक्स, जैसे ये इसको पॉइंट को हमने एक्स और वाई दिया है, मान लीजिए एक्स कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास ये है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट जो होगा एक्स इज इक्वल टू यू, यू मतलब यू एक्स, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और
टाइम हो गया आपका t। x डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसको आप खत्म कर दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब y डायरेक्शन में देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू वाई है, यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, जो कि क्या है, पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, जी नीचे काम कर रहा है तो माइनस में आ गया जी टी स्क्वायर। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 से t का वैल्यू कितना आएगा, x अपान यू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू को इसमें पुट करिए तो मिलेगा आपको y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। u से u कट गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा x माइनस हाफ जी अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो एम एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है और ये जो द्विघात समीकरण है ये परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये चूंकि इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो हम किसी ऑब्जेक्ट को अदर देन वर्टिकल भेजते हैं तो उसका जो पथ होता है वो पथ होता है परवलय। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये प्रूफ करना कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रूफ करिए कि पथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है और ये पैराबोला आपको दिख भी रहा है ना। तो ये पूरा प्रोसेस आपको नोट करना होता है परवलय के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद आता है आपका डिफरेंट हाइट, टाइम ऑफ प्रोजेक्शन और टाइम ऑफ फ्लाइट और वो निकालना रेंज। तो देखिए पहला हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट, हम निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखिए हॉरिजॉन्टल पे तो वो यहां से यहां तक पहुंच गया, इतना दूरी मान लेते हैं हम इसको r। पूरे में टाइम लग रहा है कैपिटल T। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि बिंदुओं से, पॉइंटों से जो भी ऑब्जेक्ट फ्लाइट किया उसको फाइनली क्षैतिज में मतलब अर्थ पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक बार ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया, फिर ये मैक्सिमम डिस्टेंस से नीचे चला आया, तो इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है वो 0 हो रही है ना। तो अगर हम इसको इस फार्मूले का उपयोग करें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में 0 डिस्प्लेसमेंट, किस वेलोसिटी से चल रहा है, यू वाई, ये हो जाएगा यू वाई, टी हम यहाँ कैपिटल मान ले रहे हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप इधर कर दीजिए, यू आई टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर टू यू वाई अपान जी इज इक्वल टू टी, या देखिए टी से कट जाएगा, टी से ये कट जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना जो है पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। सेकेंड नंबर पे आता है रेंज। तो रेंज क्या होगा, रेंज बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस है वो निकालना है आपको, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो क्षैतिज वेलोसिटी है उसमें ही आप टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी,
यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू यहां से उठाइए 2u साइन थीटा अपान जी। अब देखिए 2 यहां आ गया, u से u मिलकर हो गया यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपान जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो यहां से आ जाएगा रेंज कैपिटल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ठीक है, तो ये रेंज है। रेंज का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को जब हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया तो वो हॉरिजॉन्टल में कितना रिप्लेस, मैं यहां से बॉल ऐसे फेंक रहा हूं तो बॉल तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नीचे वो कितना डिस्टेंस मैक्सिमम तय करता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब देखिए सिंस साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है 1, इसका मतलब अगर ये वैल्यू 1 कर दें पूरा पूरा तो आर का मान कितना मिलेगा मैक्सिमम, आर मान का मान वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम। मतलब आर का मान मतलब ये जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए साइन 90 डिग्री, या अगर हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगाते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू कितने की इक्वल है 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 45 डिग्री। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो उसको प्रोजेक्टाइल करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्शन एंगल देना पड़ेगा, वो प्रोजेक्शन एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। अगर हम ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे भेज रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर आपने जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अधिकतम परास कब आएगा। फिर नाउ सेकंड पोर्शन है हाइट, तो हाइट थर्ड वाला है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपने पढ़ा है कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहां से ये पहुंचा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, g काम कर रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर इसको क्या कर रहा है एंगल चेंज करते करते वो 0 पे ला रहा है, जिसका मतलब ये पोजीशन उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच कर दीजिए। इसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं या एच आप लिखिए अभी। अब यू वाई का मतलब हो गया यू साइन थीटा का होल स्क्वायर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। सॉरी, जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा, यहां पे जब पहुंचेगा तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो गई भाई। यहां से जाते 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 इसकी वेलोसिटी 0 तभी तो यहां रुक गया, फिर उसके बाद ये नीचे गिरने लगा। तो इसका मतलब ये वाला पोजीशन जो है v जो यू वाई वाला आपने लिया था यू वाई, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, या यहां से ये आ जाएगा, इसको आप इधर करिए 2gh इज इक्वल टू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या h इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g साइन थीटा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। भैया बहनों, इसमें देखिए एक चीज और थोड़ी सी मिस हो रही है, मिस्टेक हो रहा है बार बार, कि जब यहां से ये ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू कर रहा है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, हम वर्टिकल डायरेक्शन देख रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यू वाई वाला कंपोनेंट होगा। इसको आप पूरा रफ करिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इसमें होगा क्या कि जब इस पोजीशन में पहुंच रहा है तो इस वक्त इसका जो ये इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे पहुंचे
जो फाइनल वेलोसिटी वो तो 0 हो गई है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये एक्स कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, एक्स कंपोनेंट तो ऐसे चल रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो ये हो गया 0, और u की जगह जो आएगा वो आएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2gh इज इक्वल टू आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको जो मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये जो आया है आपका, ये आएगा हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब इसमें फिर अब हाइट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, हाइट मैक्सिमम होने के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की 90 डिग्री, ये जो आपने वर्टिकल एंगल बनाया था इसमें थीटा एंगल लिया था, अगर थीटा को 90 डिग्री कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। मतलब कि जो हम ऊपर की ओर भेज रहे हैं वो मैक्सिमम हाइट तक गेन करेगा, जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री, और उस वक्त एच मैक्सिमम की वैल्यू होगी u स्क्वायर अपान 2g। भैया बहनों, आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन होती है किसी प्रकार की तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको फिर से। लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है कि इसमें एक्स मैक्सिमम कितना होगा, रेंज कितना होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी, और पाथ ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री आपने निकाला है वो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होता है कि नहीं होता है, इसको आपको प्रूव करने को एग्जाम में आता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बना के भेजूंगा। थैंक यू।